हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश चैनल इंग्लिश थ्रॉप। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फ्लैमिंगो की जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, डिटेल समरी देखने वाले हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के बोर्ड के एग्ज़ाम में 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 40 मार्क्स यानी 50% वेटेज लिटरेचर का होता है। तो लिटरेचर प्लेज अ क्रूशियल रोल। सो अगर आप लिटरेचर के सारे चैप्टर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल समरी समझ लेते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, द लास्ट लेसन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फ्लैमिंगो जो बुक है उसकी फर्स्ट चैप्टर है और इसके दो कैरेक्टर हैं जो मेन कैरेक्टर है। जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो एक यंग बॉय है जिसका नाम है फ्रांसुआ, जो फ्रांस में ही रहता है। और दूसरे जो है वो है उसके फ्रेंच टीचर जिनका नाम है एम हैमिल। और इसको लिखा है अल्फांसो दाऊदे ने। और इस पूरे चैप्टर में मैंने जगह जगह हाईलाइट कर रखा है ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताने के लिए, और आगे ये भी बताने के लिए जो इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जिसकी ज़रूरत है आपको जानने की, जिससे सवाल बन सकते हैं। और कुछ ऐसी जगह पे भी मैंने हाईलाइट कर रखा है जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो लास्ट लेसन से हर बार एक या दो सवाल तो पूछ ही लेते हैं, बियॉन्ड द टेक्स्ट में, एक्सट्रैक्शन बेस्ड में या शॉर्ट आंसर में। चले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट लेसन को लिखा है अल्फांसो दाऊदे ने, एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। और ये फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम लिखा गया है। और इसमें बताया गया है कि कैसे फ्रांस जो है युद्ध हार जाता है और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लॉरेन कैसे रशियन हैंड्स में चले जाते हैं। और ये पूरा का पूरा चैप्टर लैंग्वेज, कल्चरल आइडेंटिटी, पैट्रियटिज्म और वॉर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल लाइफ, इन सब के ऊपर है। लैंग्वेज किस तरीके से हमारे कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, पैट्रियटिज्म से जुड़ा हुआ है, और वॉर का जो इफेक्ट है, एक प्रभाव है, इम्पैक्ट है जो हर एक इंडिविजुअल लाइफ पे पड़ती है, उसके बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर कुछ फ्रेज दिए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और जहाँ जहाँ ये फ्रेज आएगा मैं आपको वहाँ वहाँ पर बताते चलूँगा। तो सबसे पहले आई जो है ये नैरेटर, ऑथर हैं जिन्होंने नैरेट किया है, और इस चैप्टर को हर जगह वहाँ उन्होंने खुद के बारे में लिखा और वहाँ वहाँ पे आई प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो अगर पहला पैराग्राफ आप देखेंगे जिसमें लिखा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। स्कूल के लिए मैं उस दिन लेट से निकला, घर से ही मैं लेट था, ठीक है, उस सुबह, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ग्रेट ड्रेड यानी वेरी मच इन फियर, ठीक है, वेरी मच स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि मुझे डांट पड़ेगी। खासकर तब क्योंकि एम हैमिल ने हमें कहा था कि वो आज हमसे सवाल करेंगे पार्टिसिपल्स को लेकर, और मुझे तो इसका पहला वर्ड भी नहीं पता था, मुझे तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि भाग जाता हूँ, घर से निकल जाता हूँ, सारा दिन कहीं गुजार लूँगा और स्कूल नहीं जाऊँगा। मौसम भी बड़ा वार्म है, अच्छा है, और परिंदे भी चहचहा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा था। और फिर आगे कहता है कि प्रशियन सोल्जर्स व ड्रिलिंग। सोल्जर्स व ड्रिलिंग को हाईलाइट इसलिए किया, इसका मतलब है वो चारों तरफ फैल रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे। और जब एक जगह ने, एक देश ने दूसरे देश को अगर गुलाम बना लिया तो सबसे पहले वो अपने सोल्जर्स को वहाँ भेजते हैं ऑर्डर्स के लिए, ठीक है, ताकि गाँव के लोगों को या उस शहर के लोगों को उनके हुक्म के बारे में बताने के लिए। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और ये लिखते हैं कि ऐसा लगा कि कौन उस पार्टिसिपल्स के क्लास में जाएगा, इससे अच्छा तो इतना प्यारा मौसम है, इतना सुहाना मौसम है, तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ऐसा उन्हें लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन फिर भी ये सब ख्याल मन से निकालते हुए मैंने अपने अंदर के जो विचार थे उनको रेजिस्ट किया, अपोज किया, और फिर मैं स्कूल के लिए हड़बड़ी में निकल पड़ा। जब मैं शहर से गुजर रहा था तो एक जगह काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड था। तो ये बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे जितने भी न्यूज़ आते थे इसी बुलेटिन बोर्ड पे ही आते थे। और ये कहते हैं कि पिछले 2 साल से कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं आई थी, जितने भी बैड न्यूज़ थे ये यहीं से आए थे, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, जंग के बारे में, युद्ध जो हार गए उनके बारे में, कमांडिंग ऑफिसर के ड्राफ्ट के बारे में। तो बिना रुके मैंने सोचा कि पता नहीं अब क्या मैटर है। फिर भी मैं बड़ा तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से, बड़ी हड़बड़ी से आगे बढ़ने लगा। तभी एक ब्लैक स्मिथ वॉचर जो वहाँ खड़े थे उन्होंने मुझे देखकर कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यानी बब का मतलब है लिटिल चाइल्ड, यंग बॉय, ठीक है, इतनी हड़बड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त है स्कूल पहुंचने के लिए। तो ये जो लाइन है, ये लग रहा है कि ये क्या कह रहा है, ये बड़ा सरकास्टिकली कह रहा है क्या, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लेट हूँ। तो कहते हैं ना कि मजाक बनाते हैं किसी को बड़े बड़े सरकास्टिकली, तो वही उन्हें लग रहा था कि मैं तो ऑलरेडी लेट हूँ, फिर भी ये कह रहा है कि इतनी तेज़ी से मत जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास स्कूल पहुँचने का। तो ये सारी चीज़ राइटर को, ऑथर को भी पता चलने वाली आगे कि आखिर उसने क्यों कहा। फिर भी उसे लगा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा होगा, और ये बहुत तेज़ी से एम हैमिल के गार्डन के पास पहुंच गए।
ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। गार्डन यानी क्लास के रूम के बाहर ही उनका गार्डन था, वहाँ ये पहुँच गए और एकदम हाफ रहे थे क्योंकि बहुत तेज़ी में पहुँचे थे। तो यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा ग्रेट बसल, बसल का यहाँ पे मतलब है बहुत ज़्यादा शोर शराबा, लोग एक एक दूसरे अलग अलग क्लास में बच्चे जा रहे होते हैं, अपने अपने डेस्क पे किताबें रख रहे होते हैं। तो शुरू जब क्लास होता है तो एक एक हड़बड़ी, एक शोर, कमोशन जो देखने को मिलता है उसी के बारे में बात की गई है, जिसकी आवाज़ स्कूल के बाहर गली में भी सुनी जा सकती थी। जैसे डेस्क का खुलना, एक साथ बच्चे सबक याद कर रहे हैं और तेज़ तेज़ से, ठीक है, ये सारी बातें। इनफैक्ट टीचर जब बेंच पे या टेबल पे अपने रूलर को पटकते हैं या स्केल को पटकते हैं तो उसकी भी आवाज़ आती थी, तो लगता था कि हाँ क्लास चल रहा है, स्कूल शुरू हो गया। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज एक अलग ही खामोशी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे लगा कि आई हैड कॉन्टेड ऑन का मतलब है रिलाई ऑन, किसी चीज़ पे आश्रा करना, किसी चीज़ पे रिलाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब है कि मुझे लगा कि शोर शराबा होगा, इसी बीच में मैं बिना दिखे क्लास में बैठ जाऊंगा बिना पता चले, लेकिन आज तो ऐसा होने ही नहीं वाला था। द डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे मानो संडे मॉर्निंग हो। और विंडो से जब मैंने देखा कि मेरे सारे क्लासमेट अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए और एम हैमल अपने हाथ में वो जो आयरन रूलर है उसको लेके इधर उधर वॉक कर रहे थे क्लास में, मैं सबके सामने दरवाज़ा खोला और सबके सामने से जाके अपने बेंच पे बैठ गया। एक तो एम्बैरेसमेंट भी फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा मैं घबराया हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा एम हैमल मुझे डांटेंगे या मुझे मुझे पीट भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रैंक, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो यूजुअली होता ये है कि फ्रांसवा के हिसाब से कि एम हैमिल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डांटते हैं, स्कॉल करते हैं, कभी कभी पीट भी देते हैं, लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये सारे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इससे पता चल रहा है, ये सब कुछ एक हिंट दे रहा है कि आज यूजुअल बात नहीं है, आज कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जिसका राइटर ने, ऑथर ने या लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। इसीलिए वो बड़े प्यार से उसको कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, ठीक है। और इससे टोन से क्या पता चलता है, टोन से कि ही इज़ इन अ डिफरेंट टोन, ही इज़ नॉट इन अ वेरी यूजुअल टोन, ठीक है, वेरी एम्पैथेटिक, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं बहुत हड़बड़ी में गया, अपने सीट पर बैठ गया। और अभी मैं पूरी तरह डर से बाहर निकला ही नहीं था कि मैंने क्या देखा कि आज जो एम हैमिल है अपनी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट को पहनकर है, ठीक है। और आगे क्या लिखा जाता है कि अपने फ्रिल्ड शर्ट को पहनकर है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप भी है जिस पे एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ है। ये सारा चीज़ वो देखकर बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये सब तो वो यूजुअली पहनते नहीं है, ये तो वो इंस्पेक्शन या प्राइस डे वाले दिन पहनते हैं। और इसके अलावा भी आज स्कूल बड़ा अलग दिख रहा है। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर गई वो मैंने देखा कि बैक बेंच जो हमेशा खाली हुआ करते थे, आज गांव के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कि ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये सारी बातें। एवरीथिंग लुक सैड एंड हॉजर हैड ब्राउट एंड ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस। और हर कुछ आज बड़ा विचित्र, अलग लग रहा था, कुछ यूजुअल नहीं लग रहा था, बड़ा अनयूजुअल लग रहा था। थम्ड एट द एजेस, प्राइमर, जब आप किसी चीज़ को, किसी इंस्ट्रूमेंट को या ब्रश को अपने अंगूठे से पकड़कर लगातार उसका यूज़ करते हो, काम करते हो उससे, ठीक है, तो आपके जो अंगूठे पे जो निशान पड़ जाते हैं वही है थम्ड एट द एजेस। ये सब होने के बावजूद भी आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, मैं सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और एम हैमिल को मैंने देखा कि वो अपने चेयर पर जाकर बैठ गए और अपने ग्रेव और जेंटल टोन में कहते हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। और ये जो टोन है बड़ा होपलेसनेस वाला टोन है, बड़ा सैड टोन है, ठीक है। और इसी में वो कहते हैं कि बच्चों आज आखिरी लेसन है जो मैं आपको देने वाला हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब जो फ्रेंड्स का जो स्कूल है, यानी दो डिस्ट्रिक्ट जो है एल्सेक एंड लॉरेन, यहाँ पर अब फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन पढ़ाया जाएगा और कल से आपके नए टीचर आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आज आपका आखिरी लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप सब बड़ा ध्यान से सुनें। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, मानो मेरे पैरे तले से ज़मीन निकल गए। ओ द रेचेस, एंड देन वो सारा डॉट जो फ्रांसवा के दिमाग में था वो सब कनेक्ट हो गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने में, हड़बड़ी में मत जाओ। बुलेटिन बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, लोग उसे घेरे हुए थे, पढ़ रहे थे। आज बेंच के लास्ट बेंच पे गांव के लोग बैठे हुए हैं, एम हैमिल नए कपड़ा पहनकर हैं। तो देन ही स्टार्टेड कनेक्टिंग ऑल दोज डॉट कि अच्छा शायद यही बात है, इसीलिए इसीलिए इस तरह की चीज़ें, वो सारा डॉट जो है वो कनेक्ट होने लगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, और देखिए इसके बाद कितने सारे एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, यानी ही इज़ वेरी एक्सक्लेम्ड। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई,
क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो लिखना भी नहीं आता है और अब तो मैं सीख भी नहीं पाऊंगा। हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। और अंदर अंदर इसे बुरा भी फील हो रहा था, ठीक है, कि ये कभी बर्ड्स के एग के पीछे भागता था, कभी सार वो जो रिवर का किनारे वहाँ पे स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था, वो किताबें जो इसे हमेशा न्यू सेंस लगता था, इसे लगता था ये तो सर दर्द है, बहुत भारी है इनको कैरी करना, वो सब आज इनसे छूट जाएगा। और इनफैक्ट एम हैमिल भी चले जाएंगे। और ये सब सोचकर मैं भूल गया एक पल के लिए कि एम हैमिल कितने क्रैंकी हैं। क्रैंकी मतलब खड़ूस, ठीक है, और वो अपने रूलर से पिटाई भी करते थे। ये सब एक पल के लिए मैं भूल गया और मुझे लगा बेचारा, शायद इसी सम्मान में, इसी इज्जत में आज उन्होंने बड़ा प्यारा फाइन संडे क्लोथ्स पहना है और शायद ये गांव के लोग जो पीछे बैठे हुए हैं वो उनको थैंक कहने आए। उनका उनका तरीका है थैंकफुलनेस का, ग्रेटफुलनेस का, शुक्रिया अदा करने का। शायद वो भी सॉरी फील कर रहे हैं कि आज उनके स्कूल से फ्रेंच टीचर जा रहे हैं। वो भाषा जो उनकी अपनी भाषा है, वो भाषा जो उनसे छीन ली जाएगी और हमको एक नया भाषा सिखाया जाएगा, वो भाषा जो कभी उनकी है ही नहीं और कभी थी भी नहीं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस, जब तक मैं ये सब सोच रहा था, मैंने देखा कि मेरा नाम पुकारा गया और ये मेरी बारी थी सबक को सुनाने की, रिसाइट करने की। वॉट आई वुड नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। और वो जो डरावने रूल जो पार्टिसिपल्स के मुझे लगते थे, मुझे लगा कि काश बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक्स के मैं एक बार बहुत अच्छे से लाउड और क्लियर बोल दूँ, ताकि एम हैमिल भी जाते जाते प्राउड मोमेंट्स या मुझ पे प्राउड फील कर सके। लेकिन पहले ही शब्द में मैं जैसे लड़खड़ा सा गया और अपने डेस्क को पकड़ लिया, क्योंकि मेरी धड़कन बहुत तेज़ी से धड़क रही थी। मेरी में हिम्मत भी नहीं थी कि मैं नज़र उठाकर देख सकूं, एम हैमिल को फेस कर सकूं। और एम हैमिल मुझे कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें भी तो बुरा लगना चाहिए। और देखो आज हम कहाँ आ चुके हैं। हम सब कहते थे कि हमारे पास बहुत सारा समय है, हम कल सीख लेंगे, और देखो आज हम कहाँ आ चुके हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट पे एक कैसी ट्रबल आ चुकी है जो आज का काम कल पे डालती थी, ठीक है। और यही सारी बात वो कहते हैं कि वो सैनिक, वो सोल्जर्स जो बाहर घूम रहे हैं, उनको पूरा हक है ये कहने का कि तुम बड़ा फ्रेंच मैन बनते हो, तुम्हें तो खुद की भाषा नहीं आती, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है और सिर्फ मुसीबत तुम पर नहीं, हम सब पर आई है। तुम्हारे पेरेंट्स भी तो इतने एंशियस नहीं थे ना जो तुम्हें सिखाए, उन लोगों ने तुम्हें काम पे लगा दिया। बहुत सारे माँ बाप जो अपने बच्चों को फार्म में भेज देते हैं ताकि थोड़ा पैसा आ जाए। और मेरी भी तो गलती है, मुझ पर भी तो इल्ज़ाम लगना चाहिए। क्या मैंने नहीं कहा जाओ मेरे पौधों को पानी दे दो? और जब मेरा फिशिंग करने का मन था तो मैं भी तो तुम्हें छुट्टियाँ दे दिया करता था। एक के बाद एक वो सारी बातें बताते गए और फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज बताना शुरू किया। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और दिखाया कि कितना खूबसूरत भाषा है ये दुनिया का, द क्लियर इज़ द मोस्ट लॉजिकल। और कहा कि हमें अपनी भाषा को बचा कर चलना चाहिए। जब इंसानों को ग़ुलाम बना लिया जाता है, ठीक है, और जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो वो भाषा बिल्कुल उनके कैद की चाबी है, जैसे उनके जेल की चाबी है। और अगर वो चाबी उनके पास ही नहीं है तो वो वहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने ग्रामर की बुक निकाली और वो लेसन पढ़ना शुरू किया और मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, सब कुछ इतना आसान लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैंने कभी इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं है, या शायद एम हैमिल ने कभी इतना पेशेंस के साथ समझाया ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो पुअर मैन, वो बेचारा इंसान आज सब कुछ मेरे दिमाग में डाल देना चाहता था, जो कुछ उन्हें पता था उस भाषा को लेकर। और इस ग्रामर के बाद हमारी राइटिंग की लेसन हुई, ठीक है, और वो हमारे लिए नई कॉपीज़ लेकर आए थे जिस पे फ्रांस एनसिक ब्यूटीफुल राउंड वो कॉपी पे लिखा हुआ था, जिसके इमेजेस बने हुए थे। पूरे कमरे में वो दिख रहा था और पूरा कमरा बहुत ज़्यादा शांत था। केवल कॉपी पे उस पेन से लिखने की जो स्क्रैचिंग साउंड थी वो आ रही थी। उसके अलावा कुछ मक्खियाँ भी थीं जो उड़ रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ऊपर कबूतरों के भी कूँ करने की आवाज़ आई और मैंने मन ही मन सोचा कि क्या इन कबूतरों से भी वो जर्मन में गवाएंगे, ठीक है। व्हेन आई लुक्ड अप फ्रॉम राइटिंग, जब मैं लिखने के बाद नज़र उठाकर एम हैमिल की तरफ देखने लगा तो देखा एम हैमिल इस पूरे कमरे को एक के बाद दूसरे चीज़ को घूरे जा रहे थे, जैसे मानो वो अपनी नज़र में सब कुछ समा लेना चाहते हैं, सब कुछ भर लेना चाहते हैं। 40 साल उन्होंने एक ही जगह पे बिताया और आज इस जगह को वो छोड़ कर जा रहे हैं। उनसे ज़्यादा बुरा किसको लग रहा होगा, कितना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे होंगे वो। इस विंडो के बाहर उनकी एक गार्डन जिस पे उन्होंने वॉलनट ट्री लगाया जो कि अब बड़ा हो चुका है, हाफ वाइन जो खिड़की से छत तक जा चुका है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और ये सब छोड़ कर जाना, इससे ज़्यादा बुरा किसे लग रहा होगा। ये सारी बात कहने के बाद हाँ यहाँ पर कहते बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। और फिर बच्चों के भी चैंटिंग करने की आवाज़ आई, बच्चे जो फोनिक साउंड्स निकाल रहे थे। इन सब के बाद
यस, यू कुड जो और गाँव के लोग थे, वो भी उनकी आवाज़ में भी ट्रेम्बलिंग और इमोशंस थी। वो भी जैसे काँप रहे थे, उनकी आवाज़ में वो कंपन, वो दर्द, वो तकलीफ़ देखी जा सकती थी और काफ़ी फ़नी भी लग रहा था। मैं हँसना और रोना दोनों चाह रहा था और मैं सोचता हूँ हाउ वेल आई रिमेंबर दैट द लास्ट लेसन। कितने अच्छे से मुझे वो दिन आज भी याद है। वो आखिरी सबक जो हमने सीखा था और तभी चर्च में 12 बजते ही वो जो घंटी की आवाज़ है, वो 12 बजने की आवाज़ आ गई और जैसे ये एक एक सिंबल है, ये एक साइन है कि द टाइम इज़ ओवर, वक्त ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और वो ट्रम्पेट्स की भी आवाज़ आने लगी और फिर एम हैमिल खड़े हो गए, वेरी पेल, जैसे चेहरे का रंग उनका उड़ गया हो, कलरलेस। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। यहाँ पे कहने का मतलब है मैंने उनको इतना कॉन्फिडेंट, इतना स्ट्रांग कभी नहीं देखा। और वो कहते हैं कि मेरे दोस्तों, आई आई, और देखो ये जो दो हाइफन है ये दिखा रहा है कि ही वाज स्टैमरिंग, ही वाज स्टटरिंग, वो बोल नहीं पा रहे थे, जैसे उनके गले में कुछ जाम सा हो गया, कुछ कुछ फंस सा गया, आवाज़ हलक से बाहर नहीं निकल रही थी। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, हाथ में एक पीस ऑफ चॉक लेते हैं और जितनी हिम्मत है उन सारे हिम्मत से वो बोर्ड पे क्या लिखते हैं, वी वाला फ्रांस, यानी फ्रांस की जीत हो, जैसे कहते हैं ना भारत माता की जय, विजय बाबा, वैसे उन्होंने लिख दिया। एंड देन ही स्टॉप्ड, अपने सर को दीवार के अगेंस्ट झुका लिया और बिना कुछ कहे हाथों से इशारा करते हुए कहा कि जाओ, अब स्कूल हो ख़त्म हो चुका है, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। और यहीं पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें कई सारे मोरल लेसन्स, कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है हमारी आइडेंटिटी के लिए। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हो और आप कहते हो कि आप नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या यूपी, बिहार, आसाम, पंजाब या अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, सो वो जो पहचान है वो हमारी ज़बान में है, वो कल्चर जो हमारे टंग से एक्सप्रेस हम करते हैं। तो लैंग्वेज इज़ वेरी मच रूटेड इन आवर कल्चर आइडेंटिटी। इफ़ यू किल द लैंग्वेज यू आर गोइंग टू किल द कल्चर। उसके बाद पैट्रियटिज्म की भी बात यहाँ पे होती है और वॉर का जो इम्पैक्ट है जो एक ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे से ये मैसेज दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज प्रोक्रेस्टिनेशन का है, वो मैसेज कि जैसे हम आज का काम कल पे टाल देते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा वक्त है, बहुत कुछ समय है, हम इस काम को कर लेंगे, लेकिन वक्त ओवर हो जाता है एंड देन वी रियलाइज इट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड सारे सवाल जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और सवाल जिनके पूछे जाने की संभावना है। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ शो योर लव, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।